तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आखिर मध्यकालीन भारत का इतिहास जब पढ़ा जाता है तो बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों का कि आखिर क्या होता है मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या होता है, उसका मैं एक आपको संक्षेप में पूरा का पूरा विवरण देने वाला हूं। बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ ताकि आपको ये पूरी जानकारी हो जाए। हम जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहे हैं? मध्यकालीन इतिहास की। ठीक है, अब मध्यकालीन इतिहास की अगर हम बात करें तो जनरली इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि भारत में जब से आक्रमणकर्ता, जो भी आक्रमणकर्ता थे, जो कौन से इस्लामिक आक्रमणकर्ता जो थे वो भारत आए और उनके रूल करने से स्टार्ट मान लिया जाता है मध्यकालीन भारत। तो लेकिन आक्रमण तो स्टार्ट हो गए थे आपके 712 एडी से। कब से? 712। ये सफल आक्रमण है, आक्रमण तो पहले से ही स्टार्ट हो गए थे, लेकिन 712 एडी से यहाँ कहीं ना कहीं आक्रमण हो जाता है मोहम्मद बिन कासिम का, और पहला सफल आक्रमण माना जाता है। अरब निवासी था वो, लेकिन इस्लाम को मानने वाला था, तो इस्लामिक व्यक्ति है। ठीक है, 712 के बाद फिर 1001 से स्टार्ट हो जाएगा आपका महमूद गजनी का आक्रमण। 17 बार भारत पर आक्रमण किया, सोमनाथ मंदिर को लूटा। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? महमूद गजनबी या गजनी। फिर आ जाएंगे आपके 1175 में कौन? मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी भी कहीं ना कहीं आया था। कहाँ से? अरब से ही आया था ना भाई। लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आने के बाद इसने लूटा, लूटने के बाद वापस नहीं गया, है ना। इसने शासन एस्टैब्लिश करवाया। तो इसका जो गुलाम था, गुलाम से स्टार्ट होता है गुलाम बस। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको यहाँ ऐसे बता सकता हूँ कि कैसे क्या हमें मध्यकालीन भारत, देखिए शुरुआत तो हम फिर पढ़ते हैं, फिर रिलीजन भी पढ़ते हैं, इस्लाम भी पढ़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, मध्यकालीन भारत के इतिहास में। सो इस्लाम पढ़ने के साथ फिर ये जो चीजें होती रहती हैं, इसके बाद ये कंटिन्यूटी, और फिर यहाँ से कंटिन्यूएशन आता है। कहाँ से? मोहम्मद गौरी से। तो जो स्टार्टिंग होगी आपकी यहाँ मध्यकालीन भारत को हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे मध्यकालीन भारत, है ना। मध्यकालीन भारत में जो है, इसको अगर हम दो भागों में बांट दें, दो भागों की अगर बात करें तो एक पहला भाग कहलाता है दिल्ली सल्तनत। क्या कहलाता है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, दूसरे भाग की अगर बात करें तो इसको कह दिया जाता है मुगलिया सल्तनत या मुगल सल्तनत। ठीक है, मुगल सल्तनत। टोटल मध्यकालीन भारत के इतिहास को हम अगर बड़े भागों में बांटें यहाँ सल्तनत के हिसाब से, तो ये हमारा हो जाता है 1206 से 1858 तक का भारत। ठीक है, लगभग 600 सालों को, 650 सालों का इतिहास यहाँ पे पढ़ लिया जाता है। अब इसमें दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत चलता है आपका 1206 से 1526 एडी तक। क्या चलता है? 1206 से 1526 एडी तक। और उसके बाद जैसे ही पानीपत का युद्ध जीतते हैं बाबर, और बाबर के बाद से मुगल सल्तनत चालू हो जाती है 1526 से 1858 में। जैसे ही बहादुर शाह जफर को द्वितीय को पकड़ लिया जाएगा और बंदी बना के भेज दिया जाएगा, और इसके बाद एक्ट चालू हो जाता है। भारत कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कब्जे में पूर्णतः 1857 की क्रांति के बाद, है ना। सो यहाँ तक आपका मुगल सल्तनत चलता है। अब इसमें बात करें दिल्ली सल्तनत में, इस 320 सालों के इतिहास में बात करें तो 5-5 राजवंश आए। यहाँ 5-5 राजवंश की बात करें तो सबसे पहले जो है गुलाम राजवंश, इसको कहते हैं गुलाम वंश। ये गुलाम वंश जो चलेगा 1206 से लेके 1290 एडी तक चलेगा। ठीक है, 1206 से 1290 एडी तक गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद इनके ही सैनिक जो चल रहे थे, वही उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति विशेष, उनमें से ही कोई अभी क्या कर देगा? तख्ता पलट करेगा, और यहाँ चालू हो जाएगा गुलाम के बाद खिलजी, या कई जगहों पर खलजी भी बोल दिया जाता है। तो खिलजी या खलजी राजवंश चलेगा 1290 से 1320 एडी तक। ठीक है, 1320 एडी तक। इसके बाद बात करें खिलजी के बाद, फिर इनके सेनापति रहेंगे गाजी मलिक। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से तुगलक वंश की स्थापना करेंगे। ठीक है, तुगलक वंश 1320 से कब तक चलेगा? 1414 एडी तक। ठीक है, तुगलक वंश।
तुगलक वंश के बाद फिर यहाँ कहीं ना कहीं तैमूर के जो सेनापति थे उनके द्वारा एक वंश स्टैब्लिश किया गया था जिसको बोलते हैं सैयद वंश। सैयद वंश, तो सैयद वंश जो है 1414 एडी से 1451 एडी तक चलेगा, ठीक है, 1414 से 1451 एडी। उसके बाद फाइनली इनके ही एक मित्र रहते हैं, सारा वो बताऊंगा आगे कभी, मैं कभी क्या एक एक करके सारी वीडियो बनाने ही वाला हूँ, है ना। सो प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सैयद वंश के बाद फाइनली अफगानिस्तान के लोदी वंश आ जाते हैं, ठीक है। लोदी वंश चलेगा आपका 1451 से 1526 एडी तक, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी, किसी को भी? तो ये पूरे के पूरे 5 वंश रहेंगे, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आते हैं। और थोड़ा सा इसको डिटेल में अगर हम बात करें तो इस पूरी दिल्ली सल्तनत पे सबसे ज्यादा शासन किसका रहा है? तुगलक वंश का रहा है। किसका रहा है? तुगलक वंश का सबसे ज्यादा शासन। सबसे कम शासन की बात करें तो किसका रहा है? खिलजी राजवंश का, खिलजी वंश का। अलाउद्दीन खिलजी का नाम सुना होगा आपने ना, है ना। सो सबसे ज्यादा तुगलक, सबसे कम खिलजी। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो सबसे ज्यादा शासक जिस वंश में रहे हैं वो रहा है गुलाम राजवंश। क्या रहा है? गुलाम। इसमें लगभग 11 शासक आए हैं, 11 शासकों ने शासन किया है इसमें, ठीक है, 11 शासकों, जिसमें एक पूरी दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सुल्तान भी शामिल है। कौन था वो सुल्तान? आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें, खिलजी की बात करें तो 4 शासक यहाँ पे रहे हैं, है ना। तुगलक में बात करें तो तुगलक में लगभग 8 शासक रहे हैं। सैयद में 4 शासक रहे हैं और सबसे कम शासक जो हैं 3 शासक लोदी वंश में रहे, है ना। तो सबसे ज्यादा गुलाम में सबसे कम लोदी वंश। कोई दिक्कत? इसके अलावा बात करें तो पूरी इन सारी सल्तनतों में सबसे ज्यादा शासन किस शासक ने किया है? तो लोदी वंश के बहलोल लोदी रहेंगे, 38 सालों का शासन करेंगे, सबसे ज्यादा शासन किया, ठीक है। अगर पूरी बात करें दिल्ली सल्तनत का सबसे छोटा सुल्तान हम बात कर ही चुके थे, तो सबसे बूढ़ा सुल्तान भी होगा वही सबसे ज्यादा एजेड वाला। तो सबसे ज्यादा एज वाला जो है खिलजी वंश का ही है, जो हमारा क्या है, संस्थापक है। कौन? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन के चाचा, ठीक है। और ससुर साहब भी थे तो जलालुद्दीन। सबसे 70 वर्ष की एज में तो वो भैया कहाँ गद्दी पे बैठेंगे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो स्थापत्य कला और ये सारी चीज़ों का विकास होता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, एक एक व्यक्ति पे हम बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं आगे की वीडियोस में, सारी जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। दिल्ली सल्तनत के बाद अगला आता है मुगल सल्तनत, ठीक है। तो मुगल सल्तनत, ये मुगलिया सल्तनत एक ही सल्तनत है, मतलब एक ही वंश है जिसमें अलग अलग शासक आएंगे। ऐसा नहीं है कि दिल्ली सल्तनत जैसे ये तो राजवंश है अलग, ये खुद ही अपने आप में एक वंश है और ये एक वंश ही लगभग कितना चला है? 300 सालों तक, 350 सालों तक चला है, समझ रहे। तो ये वंश ही है। तो अब इसमें बात करें तो इसमें भी मुगल सल्तनत को हम अगर बात करें, ये वाला पोर्शन जो था पिछली स्लाइड का, उसको हम अगर ले लें मुगल सल्तनत, ठीक है। मुगल सल्तनत, मुगल सल्तनत की हम बात कर रहे हैं 1526 से 1858 तक, है ना। 320-25 सालों का जो इतिहास है, इसको भी अगेन 2 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। इसको कहा जाता है पूर्व मुगल काल, पूर्व मुगल काल, ठीक है। और दूसरा जो है उसको कहा जाता है उत्तर मुगल काल। क्या कहा जाता है? उत्तर मुगल काल, ठीक। कब से कब तक रहता है? तो पूर्व मुगल काल रहेगा आपका 1526 से 1707 एडी तक, ठीक है। 1526 से 1707 एडी तक। और 1707 के बाद से 1858 तक ये रहेगा उत्तर मुगल काल। अब ये क्यों बोल दिया जाता है? क्योंकि पूर्व मुगल काल के जो शासक थे वो कहीं ना कहीं अच्छे थे, अच्छे इन द सेंस शक्तिशाली थे, जिनने पर्टिकुलर प्रभुत्व बना के रखा। उत्तर मुगल काल के जो शासक थे वो योग्य नहीं थे, कुल मिला के ये हम बोल सकते हैं। तो यहाँ जो पढ़ा जाता है जनरली वो पूर्व मुगल काल ही पढ़ा जाता है, जिसमें अगर बात करें सबसे पहले जो हैं संस्थापक रहेंगे, कौन हो जाएंगे? बाबर, ठीक है। बाबर का समय रहेगा 1526 से 1530, एक्सपायर हो जाएंगे ये। बाबर के बाद इनके बेटे आएंगे, कौन? हुमायूं। हुमायूं रहेंगे 1530 से 40 और 55 से 56 एडी, ठीक है। हुमायूं के बाद इनके बेटे अकबर, ठीक है। अकबर रहेंगे 1500
56 से 1605 एडी तक। अकबर के बाद इनके बेटे आ जाएंगे कौन? जहांगीर। जहांगीर की बात करें तो 1605 से 1627 एडी तक रहेंगे। जहांगीर के बाद इनके बेटे आ जाएंगे कौन? शाहजहां। शाहजहां जो रहेंगे वो 1628 से 1658 तक रहेंगे। फिर इनके बेटे और आखिरी शक्तिशाली शासक मुगल सल्तनत के कौन? औरंगजेब। औरंगजेब रहेंगे 1658 से 1707 तक। इसके बाद के शासक जो हैं वो ढंग के थे ही नहीं। जैसे बात करें, इनके बेटे थे बहादुर शाह। बहादुर शाह फर्स्ट कहलाते हैं, है ना। 1707 से 1712 तक रहेंगे। फिर जहांदार शाह आएंगे। एक फारूक शेर हैं, थोड़ा बहुत इनके बारे में पढ़ा जाता है। फारूक शेर तो फारूक शेर जो रहेंगे 1713 से 1719 तक रहेंगे। उसके बाद भी अलग अलग शासक आते हैं। फिर एक नाम आप सुनेंगे शाह आलम का, शाह आलम द्वितीय। फिर शाह आलम द्वितीय के बाद आप आखिर व्यक्ति की बात कर ले, बहादुर शाह जफर सेकंड, जिनके समय वो क्रांति हुई थी, है ना। सो ये 1837 से 1858 तक राजा रहते हैं। और इनके बाद इनके बेटे सबको सरकलम कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है मुगल सल्तनत। ठीक है। सो ये उत्तरवर्ती मुगल काल है, उत्तर मुगल काल कहलाता है। इस मुगल काल को ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, लेकिन पूर्व मुगल काल को बहुत अच्छे से पढ़ा जाता है। क्योंकि ये अब इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि जैसे अकबर हो गया, स्वर्ण काल कहा जाता है इनके समय काल को, भारत में स्वर्ण काल आका जाता है। जहांगीर के समय काल को बात करें, चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। संगीत का कई जगहों पे औरंगजेब के समय को कहा जाता है, क्योंकि ये तो घोर विरोधी थे संगीत के, लेकिन इनके समय में संगीत का जो ग्रंथ हैं और वो चीज़ें रही हैं, उनकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परंपरा विकसित हुई है या इसका प्रभाव बड़ा है। तो कई जगहों पे बोला जाता है, हालांकि इतिहासकारों में मतभेद भी है इस संबंध में लेके। तो ये बेसिक आपका मुगल काल और दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, इन सबको मिला के क्या हो जाता है आपका, क्या होता है, ये कहलाता है मध्यकालीन भारत। पूरा का पूरा भारत के प्रोस्पेक्ट से जो मध्यकाल चल रहा है, इसमें भी हम जो पढ़ते हैं वो पूर्व मुगल काल तक का ही ये विवरण हम पढ़ते हैं। क्योंकि इसके बाद प्रभुत्व जो है अब अंग्रेजों का चलने लग जाता है, तो वहां से हम आधुनिक भारत पे चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं। ये समझ आ गया आपको। तो ओवरव्यू यही है कि मध्यकालीन भारत में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, क्या रहता है, सारी चीज़ें। इसके अंदर और भी चीज़ें, फिर बीच बीच में क्या हो जाएगा, जैसे दिल्ली सल्तनत के समय अभी क्या होगा कि वो नई नई किंगडम बन जाएंगी, विजयनगर बहमनी हो जाएगा, फिर वो भागों में बट जाएंगी अलग अलग। विजयनगर भी अलग अलग वंशों में रहा और बहमनी साम्राज्य 5 भागों में अलग बढ़ जाएगी। फिर यहीं आप मराठा पढ़ेंगे, ठीक है, मराठा वगैरह सल्तनत जो हो जाएगी। फिर औरंगजेब के जाने के बाद बंगाल थोड़ा सा देखेंगे आप, निज़ाम देखेंगे हैदराबाद वाला, मैसूर प्रांत भी बन जाएगा। तो फिर ये अलग अलग थोड़ा सा चलता रहेगा। समझ पा रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये पूरा यहाँ पे प्रोस्पेक्ट रहता है। नीचे आप जाओगे तो विजयनगर पे भी चर्चा करनी पड़ती है सारा, है ना। तो पूरा मध्यकालीन भारत में ये ही सारी चीज़ों पे चर्चा होती है। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो राजपूताना का एक अलग पोर्शन हो जाता है, पूरा राजस्थान वाला, उनका पूरा इतिहास जिस हिसाब से चल रहा था, तो वो भी ऐड हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। सो संपूर्ण रूप से अगर बात करें भारत के मध्यकालीन इतिहास में, तो इन्हीं सारी चीज़ों की चर्चा हमें ब्रॉड वे में एक एक चीज़ को लेके करनी होती है, ठीक है। तो ऐसी ही पूरी जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में और आपको अच्छी जानकारी दूंगा, प्रोवाइड करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।